Nobody is good at everything but everyone is good at something, so find and focus on your strength। कोई भी एक पर्सन हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर एक पर्सन किसी एक चीज़ में परफेक्ट ज़रूर हो सकता है। तो आप दूसरों की स्ट्रेंथ पे मत जाइए कि ये ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ खोजनी है और उस पर फोकस करना है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ेगी कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है और आप किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है लास्ट में, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। रविशंकर प्रसाद जी ने चुनौती नाम से एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय योजना शुरू की है। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नीतियों को विनियमित करने के लिए NDC-TIA पहल शुरू की है। अजय कुमार जी ने 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता की। असम मंत्रिमंडल ने मंगलदोई में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। सुश्री सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बैडमिंटन में जापान की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एग्रीओटा प्लेटफॉर्म टू ब्रिज इट्स फूड इंडस्ट्री एंड इंडियन रूरल फार्मर्स। किस देश ने अपने खाद्य उद्योग को और भारतीय ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए एग्रीओटा मंच को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक ई-मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम दिया गया है एग्रीओटा और इसे लॉन्च किया गया है जो वहाँ की फूड इंडस्ट्री है उसको इंडियन रूरल फार्मर्स से जोड़ने के लिए। तो ये एग्रीओटा एक तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है भारत के किसानों को और जो UAE का फूड डिपार्टमेंट है उसको जोड़ने के लिए, ताकि जो इंडिया के फार्मर्स है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें UAE के फूड इंडस्ट्रीज से और बीच में किसी भी इंटरमीडिएटर की ज़रूरत ना पड़े। तो इससे होगा क्या, जो भारत एक्सपोर्ट करता है काफ़ी तरह के एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड UAE के लिए, तो उसके सप्लाई चेन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अब जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली UAE के फूड इंडस्ट्री से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे बिना किसी इंटरमीडिएटर के। वहीं 2019 में भारत ने लगभग 38 बिलियन US डॉलर का एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है UAE के लिए। तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट है UAE के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए भारत सरकार ने नियम जारी किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ रूल्स जारी किए हैं। तो ये देखते हैं क्या हैं वो रूल्स। तो ये जो नए रूल लाए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए, तो ये स्पेसिफाई करते हैं जो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका रोल क्या होगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए जो पावर दी गई हैं उसमें आता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एंटी करप्शन और ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इस टाइप की जो सर्विस हैं ये जाएंगी गवर्नर के पास। उसके अलावा ऐसे इश्यूज़ जो यूनियन टेरिटरीज़ के शांति से रिलेटेड हैं, उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हैं, SC/ST के लिए हैं और अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं, तो इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ भी जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। उसके अलावा अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन दोनों के डिसीज़न में कोई मतभेद आता है, कोई डिफरेंस रहता है दोनों के डिसीज़न में, तो जो डिसीज़न है लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो माना जाएगा। ओके, और यहाँ पे रोल आता है प्रेसिडेंट का। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में मतभेद आता है डिसीज़न में, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट को रिफ़र करेंगे और जैसा प्रेसिडेंट एडवाइस देंगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जब तक प्रेसिडेंट कोई एडवाइस नहीं देते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उन्हीं का ही जो फैसला है वो माना जाएगा, उन्हीं का डिसीज़न माना जाएगा।
इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएंगे ऐसे एरियाज़ के इश्यूज़ जो रिलेटेड हैं लैंड रेवेन्यू से, इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्स से, सेल से, लीज से, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से, या रिकन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो फील्ड हैं, एरियाज़ हैं, इनके जो डिसीजन जाएंगे ये जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला 31 अक्टूबर 2019 को। और अभी हाल ही में यहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा जी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए मनोज सिन्हा जी। इसके पहले जो थे गिरीश मुर्मू जी, वो भारत के CAG के तौर पे नियुक्त हो गए हैं। और अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा। और कैपिटल है जम्मू और कश्मीर की, तो विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, विंटर कौन सी है, समर कौन सी है। तो एज़ फॉर समर, एज़ फॉर श्रीनगर, और जो दूसरी है जम्मू, वो हो गई विंटर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ऑनर्ड विथ अ मेमोरियल ब्लू प्लेक। मेमोरियल ब्लू प्लेक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है। तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटेन की स्पाई थी नूर इनायत खान। ओके, ये ब्रिटेन की जासूस थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, नूर इनायत खान। तो इन्हें ही अभी हाल ही में मेमोरियल ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया है। और ये पहली भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें ये ऑनर दिया जा रहा है। इसके अलावा ये ब्रिटेन की पहली मुस्लिम वॉर हीरोइन थी और ये पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर थी जिन्हें UK से नाजी द्वारा ऑक्यूपाइड फ्रांस में भेजा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1914 में मॉस्को में। और ये जो ब्लू फ्लैग स्कीम है, ब्लू फ्लैग स्कीम को फाउंड किया गया था, यानी इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। और इसको रन किया जाता है इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की तरफ से। और ये ऑनर दिया जाता है जो भी पास्ट के पीपल्स हैं जिन्होंने नोटेबल वर्क किया है, यानी महत्वपूर्ण काम किया है ब्रिटेन के लिए, तो उन पर्सन्स को, और उस बिल्डिंग में जिसमें वो पर्सन उस टाइम पर रह रहे थे जब वो काम कर रहे थे, तो उस व्यक्ति और उस घर को ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विल रिसीव ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। किस बैंक को मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा 2020 का ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड का एक और नाम है, उसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है एकेडमी अवार्ड्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और 2020 का ये अवार्ड दिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और SBI को ये अवार्ड दिया जा रहा है उनके HR इनिशिएटिव नई दिशा के लिए। इनका एक इनिशिएटिव था नई दिशा जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। और इस इनिशिएटिव के तहत जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं SBI के, तो उनको मदद की जा रही थी कि वो अपने घर से, परिवार से जुड़े रहें और जो उनका वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बना रहें और वो हाईली मोटिवेटेड रहें काम करने के लिए और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और इसी इनिशिएटिव के लिए ये अवार्ड दिया गया है SBI को। तो आइए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो 1806 में आया बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद 1840 में आया बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला के एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1921 से 1955 तक चला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसको चेंज करके बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है SBI डे। SBI के चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। और टैगलाइन है SBI की, पहली है द नेशन बैंक्स ऑन अस, दूसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तीसरी है विथ यू ऑल द वे, चौथी है द बैंकर टू एवरी इंडियन और पांचवी है द बैंक ऑफ कॉमन मैन। तो पांचों ही टैगलाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रैंकिंग्स फॉर एवरेज वेजेस। हाल ही में जारी औसत वेतन के लिए वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या था। तो अभी हाल ही में ग्लोबल रैंकिंग फॉर एवरेज वेजेस जारी की गई और इसमें लिस्ट की गई 106 कंट्रीज़ और इन 106 कंट्रीज़ में भारत की रैंक थी 72, यानी भारत रहा 106 में 72वें स्थान पर। और ये रैंकिंग बनाई गई, प्रिपेयर की गई picodi.com के द्वारा। picodi.com एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर है पोलैंड में। और ये एनालिसिस करती है इसकी टीम जो दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं उनकी
अर्निंग्स के बारे में एनालिसिस करती है और उसके बाद इस रैंकिंग को तैयार करती है। तो इस रैंकिंग में टोटल 106 कंट्रीज़ को लिस्ट किया गया और उसमें भारत की रैंक आई 72वीं। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रैंकिंग के अनुसार, जो भारत का एवरेज मंथली वेज है वह 32,800 रुपये, यानी लगभग 437 US डॉलर। और इस रैंकिंग में टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। तो इस रैंकिंग के अनुसार जो स्विट्ज़रलैंड की एवरेज वेज है मंथली वो है 5,989 US डॉलर्स, यानी 4,49,000 रुपये। और वहीं बात करें तो जो क्यूबा है इस लिस्ट में सबसे नीचे रही क्यूबा। तो क्यूबा का जो मंथली एवरेज वेज निकल के आया वो था 36 US डॉलर्स, यानी कि 2700 रुपये मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अटेंडेड द 8th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। 8वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने अटेंड की 8th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। तो अभी 28 अगस्त 2020 को 8th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था वर्चुअली। और इसमें जो आसियान मेंबर्स हैं, तो आसियान में से 10 स्टेट मेंबर्स ने, वहाँ के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड की इस मीटिंग को। और वो 10 मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड और रशियन फेडरेशन, और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन 10 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और इस मीटिंग की अध्यक्षता की जो वियतनाम के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड हैं त्रान तुआन अन ने अध्यक्षता की इस मीटिंग की। और भारत की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यानी अटेंड किया इस मीटिंग को, भारत के मिनिस्टर ऑफ रेलवे और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने। और इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है, उसके अलावा जो सप्लाई चेन्स है, मार्केट स्टेबिलिटी है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके अलावा जो भी इकोनॉमिक सेक्टर है उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है कोविड-19 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर इट्स पेंशनर्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने पेंशनरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपने पेंशनरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप का नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। ओके, पेंशनर्स कॉर्नर ऐप का नाम है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि जो CISF है वो अपने पेंशनर के टच में रहे और जो उसके पेंशनर हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहें। और ये एक तरह का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी काफ़ी सारी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी इस ऐप में। तो इस ऐप में एक SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस का इनविटेशन सिस्टम होगा, जो कि जो पेंशनर्स हैं उनको नोटिफाई करेगा जो भी नए इवेंट होंगे और CISF के द्वारा। और जो पेंशनर हैं उनके पास में, यानी उनके नियरेस्ट कौन सा CISF यूनिट है उसके बारे में भी बताएगा। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस ऐप में। उसके अलावा जो CISF नए नए टाइप के बेनिफिट्स लाएगी पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा इस ऐप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ टू मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर स्कूल्स इन 35 कंट्रीज़। किस फर्म ने 35 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। तभी हाल ही में एरिक्सन ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इस पार्टनरशिप के तहत जो 35 कंट्री सेलेक्ट की गई हैं तो उनके जो स्कूल्स हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके। और ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी 35 कंट्रीज़ को, इसको पूरा करना है 2023 के अंत तक में, यानी 2023 के अंत तक वो सभी 35 कंट्रीज़ के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है गीगा इनिशिएटिव के तहत। और ये गीगा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था यूनिसेफ और ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा मिलके, और इसे लॉन्च किया गया था गीगा इनिशिएटिव को सितंबर 2019 में। तो एरिक्सन के जो प्रेसिडेंट और CEO हैं वो हैं बोर्ज एकहोम। हेडक्वार्टर है इसका स्टॉकहोम स्वीडन में। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि था 1946 से 1953 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज करके हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ के हेनरीटा होल्समैन फोर। और यूनिसेफ में
भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 3 सीजन्स। अगले 3 सत्रों के लिए आईपीएल का आधिकारिक भागीदार किसे बनाया गया है। तो अभी हाल ही में अन अकेडमी को बना दिया गया है आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर, और ये आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर रहेगा आने वाले अगले 3 सीजन्स के लिए। तो आपको पता है इस साल का जो आईपीएल है वो होने वाला है यूएई में, और इसकी शुरुआत होगी 19 सितंबर से। तो ये साल यानी कि 2020, 2021 और 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है आईपीएल के अन अकेडमी को। और इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले जो ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 को जो आईपीएल है इस साल का जो यूएई में होने वाली है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप दिया गया था। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, स्पॉन्सरशिप मिली है ड्रीम 11 को और ऑफिशियल पार्टनर बना है अन अकेडमी। और अन अकेडमी तो आपको पता ही होगा, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लीडिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इस साल जो ये आईपीएल होगा ये इसका 13th एडिशन होगा, यानी 13वां संस्करण होगा आईपीएल का। और जो आईपीएल के चेयरमैन हैं उनका भी नाम देख लीजिए, उनका नाम है ब्रजेश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वायरलेस बीएसएनएल भारत एयर फाइबर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फॉर रूरल एरियाज़। किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वायरलेस बीएसएनएल भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया गया है। तभी हाल ही में बिहार के रूरल एरियाज़ के लिए वायरलेस बीएसएनएल भारत एयर फाइबर का इनॉग्रेशन किया गया है। और इसका इनॉग्रेशन किया है यानी इसे लॉन्च किया है जो इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी ने। और ये जो बीएसएनएल भारत एयर फाइबर है ये एक तरह की हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है, और इसके तहत जो बिहार के रूरल एरियाज़ हैं इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए इस सर्विस को लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही न्यू बिहार विधानमंडल कंपाउंड में एक नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क टेलीफोन एक्सचेंज का भी इनॉग्रेशन हुआ है, और इस एक्सचेंज की कैपेसिटी है 512 टेलीफोन वायर लाइन्स की, उसके साथ ही 128 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की। और ये जो कैपेसिटी है इसको आने वाले समय में और भी इंक्रीज़ किया जाएगा। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम। किस राज्य ने वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम शुरू की है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो रूरल एरिया है वहाँ के लिए लॉन्च किया है वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम, और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ के लिए लॉन्च किया है संपूर्ण पोषण स्कीम। तो जो वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम है ये लॉन्च की गई है ट्राइबल एरियाज़ के वीमेंस और चिल्ड्रंस के लिए। इसके लिए जो टोटल बजट दिया गया है वो है 308 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है इस संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम में। और इसके तहत 3 लाख ट्राइबल वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं बेनिफिटेड होंगे, और इनको कवर करने के लिए 8320 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें कि 77 ट्राइबल मंडल्स भी होंगे। इसके तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन डाइट दी जाएगी पर मंथ, और उसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 1100 रुपये पर मंथ खर्च करेगी एक वुमेन में उनके न्यूट्रिशन डाइट के लिए। और जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी उम्र 3 साल से 6 साल के बीच में है उनके लिए खर्च करेगी 553 रुपये पर मंथ उनके डाइट्स के लिए, और उनको रेगुलर मिल्क और एग प्रोवाइड कराया जाएगा। और वहीं बात करें प्लेन एरियाज़ में, तो यहाँ के लिए लॉन्च की गई है वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम, जिसके लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है वो है 1555 करोड़ रुपए। और इस स्कीम के तहत लगभग 27 लाख वुमेन और चिल्ड्रन बेनिफिट होंगे, और इनको कवर करने के लिए 47,287 आंगनवाड़ी सेंटर खोले जाएंगे। और इस स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं इनको न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड कराने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हर माह यानी पर मंथ 850 रुपये खर्च करेगी हर एक वुमेन के ऊपर। और उसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए 412 रुपये पर मंथ खर्च करेगी। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संजीव सिंह को नियुक्त किया गया है एज अ ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और इसके अलावा जो सोमा मंडल हैं, सोमा मंडल को अभी हाल ही में सेल के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये सेल की पहली महिला
चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो सुमित देव हैं, इन्हें अभी हाल ही में NMDC के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो सुब्रमण्यन शर्मा हैं, इन्हें अभी हाल ही में L&T के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ED के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है दिनेश कुमार खारा हैज़ बीन रिकमेंडेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खारा की SBI के अध्यक्ष के रूप में सिफारिश की गई है। उत्पल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन लोकसभा। उत्पल सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। BSS स्कूल कोलकाता अवॉर्डेड इंडियाज़ मोस्ट एडमायरेबल एजुकेशन ब्रांड 2020। BSS स्कूल कोलकाता को भारत के सबसे सराहनीय शिक्षा ब्रांड 2020 से सम्मानित किया गया। केविन मेयर रिज़ाइन एज CEO ऑफ टिकटॉक। केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO के पद से इस्तीफा दिया। तब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए किस फर्म ने द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई इंडियन एयरफोर्स फॉर कैरियर एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना द्वारा कैरियर और नौकरी की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने माई IAF नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप में जो इंडियन एयरफोर्स में जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जॉब के बारे में और उनसे कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।